बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय महान उत्सव शुरू है देश में, जनतंत्र का उत्सव चल रहा है। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। द्वितीय चरण का आज प्रचार बंद हो जाएगा। पहले चरण की जो स्थिति रही और द्वितीय चरण भी आज प्रचार बंद हो गया, लेकिन जिस तरीके का उत्साह पहले देखने को मिलता था, महिलाएं झूम के निकलती थी, बच्चे 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 झूम के निकलते थे, गाना गाते हुए, खुश होते हुए। सबके हाथों में पोस्टर होते थे, पैम्फलेट होते थे और ये चुनाव चिन्ह हुआ करता था। लेकिन इस बार वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, न तो बच्चों में दिखाई पड़ रहा है, न महिलाओं में दिखाई पड़ रहा है। और सच बात तो ये है टिकट कैंडिडेट में भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? नेता लोगों को भी, राजनीतिक दलों भी एक अजीब सी खामोशी, मायूसी छाई हुई है। जबकि सारा साधन संसाधन सत्तारूढ़ दल के पास है। हजारों हजार करोड़ रुपया उन्होंने घुस के पैमाने पर लिया या फिर जैसे भी लिया, उनके पास अकूत पैसा इकट्ठा है। कुछ काला कुछ सफेद करके उनके पास अकूत धन अपना इकट्ठा है। विपक्ष की स्थिति है कि विपक्ष के पास पैसा ही नहीं है। जो यहाँ का मुख्य प्रतिपक्षी दल था कांग्रेस के खाते में जो पैसा था भी, वो उसका खाता ही सीज कर दिया गया है। उसके पास धन नहीं है, और लोगों के पास धन है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टियों के पास तो कभी भी धन नहीं हुआ करता था। ये लोग अपना चना चबेना खा करके अपना चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन ये चुनाव इतना महंगा कर दिया है सत्ता पक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टियां भी हिम्मत नहीं कर पा रही लड़ने के चुनाव। तो जो उत्साह दिखाई पड़ना चाहिए था, वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कौन सा कारण है? देश में इतनी महंगाई है, देश में इतनी गरीबी है, सब लोग इतना परेशान है, मानसिक रूप से सब लोग परेशान है। घोषणा पत्र दर घोषणा पत्र आता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि घोषणा पत्र तो अपना वादा कुछ नहीं होता है, अपना ये सब तो जुमला होता है। तो जो विपक्षी दल या राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग विश्लेषण करते थे कि कौन दल का घोषणा पत्र में क्या आ रहा है। और खास करके कम्युनिस्ट पार्टियों का तो ये होता था कि वो लोग तो अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में ही तय कर लेते थे, और पूरा देश के पैमाने पर वो लोग पूरा जनमत संग्रह करवाते हैं कि हमारी क्या नीतियां हैं, हमारी कौन सी नीतियां नापसंद हैं, हम और क्या इन्वॉल्व करें कि हम ये जनता के हित में हम और क्या निर्णय कर सकते हैं। लेकिन घोषणा पत्र जारी हुआ है और बहुत ही खूबसूरत घोषणा पत्र आया है, खास करके कांग्रेस पार्टी का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। जितने भी इंडिया घटक दल हैं वो एक साथ, इंडिया का घोषणा पत्र तो नहीं है लेकिन सबके अलग अलग है, और सबके सब जनोन्मुख, जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली उनकी घोषणाएं हैं, उनका घोषणा पत्र है। लेकिन उसके प्रति भी कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, कैसे कारण है, हम इस पर चर्चा आज करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आइए हम अपने एक वरिष्ठ पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर गिरीश। आप जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं शैलेंद्र शैली जी। शैलेंद्र शैली जी मूलतः कवि हैं, साहित्यकार हैं। आप प्रगतिशील लेखक संघ के आप प्रदेश सचिव हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी मध्य प्रदेश इकाई के आप सह सचिव हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जो देश में जितने लोग हताश हैं, जितने लोग कुंठित हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन है, उन सब लोगों का ये चिकित्सा करने का काम करती हैं। आप रांची से हैं, डॉक्टर अनुराधा वत्स जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ रत्ना बोरा जी जुड़ी हुई हैं। आप कांग्रेस के आप प्रवक्ता भी हैं और आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं ये गुजरात हाईकोर्ट की। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं वैभव कुमार त्रिपाठी जी। वैभव कुमार त्रिपाठी जी को हम पहले तो बधाई देना चाहेंगे अपने बहुजन संवाद की ओर से कि आपका अभी चयन हुआ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के, और अभी आपको बिहार का प्रभाव मिला है, मीडिया प्रभारी भी आप हैं, वैभव कुमार त्रिपाठी जी। तो हम ये शुरुआत में
हम शुरुआत में चलेंगे डॉक्टर गिरीश जी के पास। गिरीश जी, ये जो हताशा का माहौल है, सन्नाटा छाया हुआ है, वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस सब के पीछे आप कौन सा मनोविज्ञान देखते हैं, या ये कौन सी स्थितियों परिस्थितियों को आप इसके पीछे देखते हैं, डॉक्टर गिरीश? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, गिरीश जी आप म्यूट हैं। हो गया भाई म्यूट जी। सत्ता पक्ष की वायदा खिलाफी सबसे प्रमुख कारण है। 9 में बहुत सारे वायदे किए गए, एक उत्साह जगा था 2009 में, 2014 में और बढ़ा दिए 20%, तो उत्साह थोड़ा और बढ़ गया था। अब इन 10 सालों में तो वो सारे वादे जिनकी फहरिस्त सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से घूम रही है, वो सारे वादे तो फ्लॉप हो गए। चाहे वो किसानों के बारे में हो, कामगारों के बारे में हो, चाहे काला धन लाने वाले वादे हो, चाहे सबके आर्थिक स्थिति सुधारने वाले वादे हो, वो सारे वादे जो 2009 और 2014 में किए गए थे, वो सब फ्लॉप हो गए। अब गारंटी आई है, तो गारंटी की तो बड़ी मजाक उड़ रही है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया, वो देश की जनता को क्या गारंटी देगा। तो भाई जब सत्ता पक्ष वायदा खिलाफी करता है, आम जनों के सपनों को किल करता है, उनकी हत्या करता है, तो लोगों का आत्मविश्वास दिखता है और लोगों का विश्वास और उत्साह दिखता है। यही वजह है कि 102 सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुआ, मतदान का जो प्रतिशत था वो कम रहा। मुझे लग रहा है कि इसी को भांपते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि ये मतदान का प्रतिशत कहा नहीं जा सकता उनके खिलाफ जाएगा या नहीं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है। जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो भी ये कह रहे हैं उस दिन के बाद से कि भाई लहर किसी की भी नहीं। जो लोग मतदान के एक दिन पहले तक ये कह रहे थे मोदी की लहर है और इस बार तो आंकड़ा 400 के पार जाएगा, वो भी कह रहे हैं भाई लहर तो किसी की भी नहीं। तो गोदी मीडिया विपक्ष की लहर और या इंडिया की लहर तो कभी बता ही नहीं रहा था। अगर किसी की नहीं है तो ये जो फाइंडिंग्स है गोदी मीडिया की, ये शासक दल भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के में जाती है और उनके दावों को तार तार करती है। मैं दूसरा एक कारण और भी देखता हूं, विपक्ष ने भी बहुत जनता को उत्साहित शायद नहीं किया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो विपक्ष के इस कदम से देश की जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। लोगों में था कि अब मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और देश की गद्दी पर से फांसीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को हटाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कह दिया गया कि अरे भाई कुछ नहीं, इंडी गठबंधन तो लोकसभा के चुनाव के लिए है। फिर इसके बाद ये लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह की स्थिति बनी है सीटों के बंटवारे को लेकर के, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उससे भी लोग हतोत्साहित हुए। और वो ये भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रायबरेली और अमेठी की सीट अभी तक घोषित नहीं हुई। अभी एक उत्तर प्रदेश का बड़ा दल रोज सीटें बदलता रहता है। जहां कहा जा रहा था कि चीफ को लड़ना है, वहां उनका परिवार का दूसरा आदमी आ गया। फिर दूसरी जगह कहा गया कि यहां भी चीफ लड़ेंगे, वहां परिवार का तीसरा आदमी आ गया। तो ये जनता चाहती है लोकतंत्र में सबको भागीदारी मिले, किसी एक परिवार के वर्चस्व से उसमें उदासीनता का भाव जागना स्वाभाविक है। तीसरी बात मैं कहूंगा, घोषणा पत्र आए हैं और सबने बड़ी लुभावनी बातें कही हैं, लेकिन जनता के बीच मुद्दों को ले जाने में सत्ता पक्ष ने तो मटिया मैठी कर दिया है। वो तो फिर से सांप्रदायिक कार्ड पर उतारू हो गया और कहने लगा कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि ज्यादा बच्चे सिर्फ एक ही समुदाय के लोग पैदा करते हो। लालू जी के कितने बच्चे हैं सारा देश जानता है। मैं दसियों
हिंदू समाज के लोग जान सकता हूं, जिनके 6, 7, 8 होते हैं। लेकिन मोदी जी को तो विभाजन की राजनीति के बिना उनका तवा चढ़ता ही नहीं, उनकी रोटी सिकती दिखाई नहीं दे रही। इसलिए उन्होंने परसों अलीगढ़ में और उससे पहले राजस्थान में फिर से भयंकर तरीके से सांप्रदायिक कार्ड खेला है। शायद इसके पीछे यही मंशा है कि उनके फॉलोअर्स जो अन्य मनस्क हो गए हैं। और एक रिपोर्ट ये भी आई कि जब कम मतदान हुआ तो मोदी जी गोपनीय तरीके से नागपुर गए, मुख्यालय में, संघ मुख्यालय में चर्चा हुई और कहा गया कि उदासीनता को खत्म करना चाहते हो तो फिर से हिंदू मुस्लिम पर ले आओ इस चुनाव को। और अगले ही दिन उन्होंने इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड बुलंदी के साथ शुरू कर दिया। तो इन मुद्दों में जिनमें कोई जनता का हित नहीं जुड़ा है, जनता का अहित जुड़ा है, इन मुद्दों के कारण भी मतदाताओं में उदासीनता है। उसका प्रभाव हमें 102 प्रथम दौर की सीटों के मतदान में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम अगले दिन चर्चा अगर करेंगे कि अगले चरण के मतदान में क्या हुआ, तो संभवतः वो बढ़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसे पुनः विभाजन पर और भड़काने की राजनीति पर ले आई है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के वाराणसी जिला सचिव मोतीलाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे डॉक्टर सुनीलन जी। अपना सुनीलन जी, जहां तक हम देख रहे हैं कि चर्चा कैसी आएगी जनता के बीच, जो भाव बना हुआ है कि हम वोट तो चाहे जिसको दे, हमारा वोट चला जाएगा कमल पर, गिनती चाहे जिसकी हो जाए, हमारे ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी ये खरीद करके अपना सरकार से ही बना लेंगे। क्या यह तो इसका कारण नहीं है? इसके बारे में जैसे देखा जाता था कि शुरू से लोग कह रहे हैं कि बनारस में तो मोदी के खिलाफ कोई लड़ने वाला ही नहीं मिलेगा, और परिणाम ये हुआ है कि अभी जैसे खजुराहो में ही जिस तरीके से इंडिया कैंडिडेट का पर्चा खारिज कराया गया, तो उससे एक बात तो इन लोगों ने अपनी विजयी मुस्कान किया, अब तो इंडिया कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया, अब तो वहां कोई है ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने देखा कि हमारे और विघटन का फॉरवर्ड ब्लॉक का कैंडिडेट वहां था और उसको लोगों ने सपोर्ट कर दिया, और वहां जम के लड़ाई हो रही है। तो अब अगले चरण में अब इनका जो था कि सूरत में उन्होंने किसी का पर्चा ही नहीं रहने दिया, सबका पर्चा उठवा लिया या खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके की रणनीति भी क्या जनता में उत्साह को कम कर रही है? आप तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में घूम रहे हैं, तो आखिर जनता में उत्साह क्यों नहीं बन पा रहा है? इस पर टिप्पणी करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाए। डॉक्टर सुनील, अनम्यूट कीजिए। तिवारी जी, धन्यवाद आपका। मैं असल में अभी एक चुनाव अभियान में हूँ और इसलिए मैं केवल बहुत सीमित अपनी बात रखूंगा। मेरा कहना केवल इतना है कि मैं जब अभी जिन क्षेत्रों में गया, मैं 8 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर होके आया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर उदासीनता जो है उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि ये चुनाव जिस समय हो रहा है उस समय फसल की कटाई हो रही है, ये एक बात है। शादी ब्याह का सीजन है, ये दूसरी बात है। जो लोगों के अंदर ईवीएम को लेकर के शंका पैदा हो गई है, लोगों को लगता है कहीं भी वोट डालेंगे वो भाजपा के पास में जाएगा, ये भी एक बात है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी ने जो वायदे किए थे, कमिटमेंट किए थे, उनको पूरा नहीं किया। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ होना तो है ही नहीं, और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मोदी आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। और जो दूसरे लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष की जहाँ सरकारें बढ़िया हुआ है, आपने देखा है कि ममता बनर्जी जो है वहां पर 80% तक पोलिंग हुआ है। तमाम सारी जगहों पर अच्छा पोलिंग भी हो रहा है। ये मिला जुला हुआ मसला है, कई जगह पोलिंग बहुत लो है, कई जगह पे बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन मतदाताओं की जो उदासीनता है उसको पॉलिटिकल पार्टीज को गंभीरता से लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग बहुत सारे कैंपेन करता है, लोगों को लेके आने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखिए, जो भारत युवा देश है, 60% युवा है, लेकिन उसमें से 82% युवा बेरोजगार है। तो अब बेरोजगार युवा जो फर्स्ट टाइम मतदाता है वो वोट नहीं डाल रहा है, ये बात सर्वे से निकल करके आई है।
तो मेरा कहना यह है कि नाउम्मीदी का वातावरण मोदी सरकार ने पैदा किया है, जिसके चलते सबको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। और लोगों को लगता है कि जब कुछ नतीजा आना ही नहीं है तो हम क्यों जाकर के लाइन में खड़े हों और क्यों जाकर के वोट देने का काम करें। इसके अलावा पैसे का जो बहुत बड़ा रोल हो गया है, लोकसभा चुनाव में 95 लाख की जो सीमा है, लोग जो है 95 करोड़ रुपया तक खर्च कर रहे हैं। तो अब इसके बावजूद भी अगर वोटर नहीं निकल रहा है, तो इस बात को समझा जा सकता है कि लोगों को या तो पार्टियों का जो प्रचार है वो बहुत नीचे तक नहीं पहुंचा, मोदी जी का पहुंचा है लेकिन उसके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। तो अभी तो जो देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन ने जो वायदे किए हैं, विशेष तौर पे रोजगार वाला, अगर ये लोगों के बीच में जाएगा, 30 लाख जो है हम वैकेंसी जो खाली पद थे उसको भरेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि 60 लाख पद जो है नया निर्माण करने का काम हम करेंगे। रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई का सवाल बड़ा सवाल है, एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। उसको लेकर भी इंडिया गठबंधन ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के उन्होंने कमिटमेंट किया है, कर्जा मुक्ति को लेकर भी कमिटमेंट करने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब चरण आगे बढ़ेंगे, त्यों त्यों लोगों को जब लगेगा कि हाँ बदलाव हो सकता है, जैसे पहला जो 102 सीटें हुई इसके अंदर एकदम स्पष्ट आ गया कि इंडिया गठबंधन को इसमें बहुमत मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो आप ये देखेंगे कि फिर एक तरफ की एक तरीके की फिर आपको हवा दिखलाई पड़ेगी, फिर मतदाता बढ़ चढ़ करके निकलेगा। और तब तक ये शादी वगैरह का सीजन भी खत्म हो रहा है, कटाई का सीजन भी खत्म हो रहा है, उसका भी काफी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर असर पड़ेगा। लेकिन पूरे सिस्टम के लिए ये बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अभी आखिरी चुनाव है, अब चुनाव भी होने वाले नहीं है। तो जो लोगों की निराशा है और मोदी जो है उनके जो वायदा खिलाफी है, इस सब से मुझे लगता है कि मतदान जो है वो बहुत कम हो रहा है। धन्यवाद तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सटीक विश्लेषण किया है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जो देश में निर्णायक भूमिका अदा करता है, और उत्तर प्रदेश एक तरीके से समाजवादी पार्टी के जिम्मे है, और उसमें भी बनारस जो आज जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, और हमारे गृह मंत्री जी और उनके तथाकथित चाणक्य आज उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जो कि अब तक उम्मीद की जाती थी कि बहुत सारी भीड़ भाड़ गाड़ी धाड़ी लेकर के ये लोग हवा पानी बनाते हैं, और आज की तारीख में भी आचार संहिता का घनघोर उल्लंघन करते हुए तमाम खंभों पर आपको मोदी जी लटके हुए नजर आ जाएंगे, दांत चियारे हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्सुकता, जो हलचल होनी चाहिए थी बनारस में, ये मुख्य पार्टी के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। जबकि वहीं पर अपने सीमित साधनों में ही समाजवादी पार्टी के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग अपने आसपास के जिलों में, चंदौली हो गया, भदोही हो गया, गाजीपुर हो गया, उधर लोग अपने स्तर से, लेकिन वहां पर भी कोई बहुत उस तरीके का उत्साह, उस तरीके का उत्साह नहीं देख पा रहा है, अपना नहीं देख पा रहा है अपना। जबकि खासकर बनारस में तो न तो इंडिया गठबंधन की ओर से और न तो किसी भी तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना कुछ हल्ला गुल्ला मचाते रहते थे। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं मोतीलाल जी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी, फिर म्यूट हो गए, आप फिर म्यूट हो गए। हाँ जी, ठीक जी। सबसे पहला कारण तो ये है कि कांग्रेस ने, जो इंडिया गठबंधन का एक सबसे बड़ा घटक है, इन्होंने कैंडिडेट इनको ऐसा देना चाहिए जो पूरे चुनाव में अपने समय दे सके। इनका जो प्रत्याशी है चुनाव में समय नहीं दे पा रहे हैं, और अगर अच्छा कैंडिडेट ये लोग दे देते तो मोदी को बनारस में हराया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने भी जनता के बीच में निराशा फैला दिया, और वोट जो घटने का, जो मतदाता प्रतिशत घटने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकारों का वादा खिलाफी। जब से झूठ बोलने वालों की सरकार बनी है देश में, और झूठ बोलने वाले
एक नहीं, अगर के ओलंपिक कोई झूठ का ओलंपिक होता तो ये हमारे झूठ वाले विश्व गुरु बन जाते, झूठ में ही। और जनता को वादा खिलाफी, जैसे इनका एक नारा था 2014 में 12 में, इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, और नतीजा ये हुआ कि लगभग 2 करोड़ 10 साल में इन्होंने नौकरी ले लिया। जैसे मिलिट्री में भी इन्होंने नौकरी कम कर दिया, रेलवे में कम कर दिया। ऐसा कोई हिंदुस्तान का विभाग नहीं है जिसमें इन्होंने नौकरी न कम किया हो। अब युवा जो नोटबंदी में ताली बजाते थे और कोरोना में थाली बजाते थे, वो तो 22 साल वाले हो गए 32 साल के, अब उनकी नौकरी की भी उम्र निकल गई, उनके अंदर निराशा हो गई, आत्महत्या देश में बढ़ गया। छोटे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं और युवा हैं जो पढ़े लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहां उनको आगे अंधकार दिखाई दे रहा है, उनको नौकरी का कोई चांस नहीं दिख रहा है, न तो कोई सरकार की तरफ से आश्वासन दिख रहा है। सबसे बड़ा जो हमारा 2 विभाग नौकरी देने वाला था, एक मिलिट्री था, दूसरा रेलवे था। बाकी सेल गेल भेल LIC बैंक में देखिए इन्होंने मर्जर कर दिया, 27 बैंक से इन्होंने 12 बैंक बना दिया। कितनी नौकरी घटी, करीब 2.5 लाख नौकरी जो है बैंकों में खत्म कर दिया। इस तरह से इन्होंने लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ वैकेंसी इन्होंने समाप्त कर दिया। कोई जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 125 मेरे देशवासियों कहते कहते 140 करोड़ पर आ गए, 143 करोड़ पर तो जनसंख्या बढ़ी, तो इन्होंने कोई स्कूल कॉलेज खोला नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला नहीं, कोई यूनिवर्सिटी खोला नहीं, कोई संस्थान ऐसी खोला नहीं जिससे कि लोगों को शिक्षा दीक्षा भी मिले और काम भी चले और रोजगार भी मिले, नौकरी चाकरी मिले। इन्होंने गुजरात मॉडल लागू किया है, गुंडागर्दी से चुनाव जीतने का। जनता के अंदर एक भ्रम फैला दिया है कि वोट किसी को दोगे आएगा तो मोदी ही। अब बहुत से लोग हम लोग से कहते भी हैं कि भैया वोट देकर क्या करेंगे। ये भी एक निराशा का कारण है कि हम वोट देंगे किसी को आएगा मोदी ही। यही नहीं, उनके कार्यकर्ता जो गुंडे टाइप के हैं वो खुलेआम रोड पर बोलते हैं कि आप वोट किसी को दीजिए आएगा मोदी ही। पूछा जाता है तो कहते भी हैं कि ईवीएम दादा हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि अमित शाह है, वो खरीद लेंगे विपक्षी को। गुजरात मॉडल का एक नया स्वरूप आ गया कि हम अगले किसी को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। सूरत का घटना है ना ये, कि हम चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। अभी बनारस में घटी है घटना, जैसे एक किन्नर कोई सखी आई थी लड़ने, तो उसने जो है कि 4 दिन बाद अब उसकी आवाज बंद हो गई, और एक बाबा आ गए अब बोले कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और मोदी के पक्ष में पूरे देश को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब ये नई तरह की हवा बनाने लगे। युवाओं में निराशा, महिलाओं में निराशा, किसानों में निराशा। इतने किसान मर गए जितने जलियांवाले बाग कांड में मरे, उतने किसान इसमें मर गए। इसके बाद भी सरकार बन जा रही है तो उनके अंदर निराशा हो जा रहा है लोगों के अंदर। और इनके जो प्रतिनिधि है निराशा फैलाने में, जो भाजपा के सहयोगी दल माने जो लड़ने वाली विपक्षी पार्टी, इनके सहयोगी भी जा करके उनसे, जैसे जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, निषाद, ये सब जाकर, अनुप्रिया पटेल जाकर उनसे सट जा रहे हैं। तो इनका आंदोलन भी दब जा रहा है। और आंदोलन दबाने के 2 तरीके हैं, एक तो लाठी के बल पर है और दूसरा मीडिया के बल पर है, और तीसरा एक नया स्वरूप आ गया IT सेल। पहले किसी को कुछ करना है तो IT सेल पर उसका चरित्र हनन करिए, उसको बेइज्जत करिए, और फिर पेपर में न्यूज उसके खिलाफ निकलेगा, सारी सरकार की जय जयकार होगी, टीवी में होगा, जनता के मुद्दे पर बात नहीं होगी, केवल टीवी, अखबार, IT सेल और होर्डिंग लगा लगा करके उनकी जय जयकार करने में ही सारे लोग अपना भलाई समझ रहे हैं। और जितना चोर, गुंडा, लफेट, डकैत सब जो है उस पार्टी के जो वर्तमान सत्ता है उसमें एकत्रित हो गए। तो जो सीधी सादी जनता है उसके अंदर एक निराशा की भावना फैल रही है, इसीलिए लोग वोट डालने से अब कतरा रहे हैं, जो मेरा अपना मानना है। और वोटर लिस्ट में एक मुद्दा और भी है कि विधानसभा का अलग वोटर लिस्ट
है, लोकसभा का अलग है, नगर निगम का अलग है, पंचायत का अलग, ये भी एक मुद्दा है। लोगों के नामों में गड़बड़ी है, लोगों का नाम सीरियल से नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। लोग किसी का नाम है तो वोटर कार्ड नहीं है, किसी का जो है कि इसमें नाम है तो उसमें नहीं है। जनता भी कंफ्यूज है और कोई ऐसी संस्था भी नहीं है सरकार के पास कि वो घर घर जो है पर्ची पहुंचावे, किसी को पता चले कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सुनाई दिया गुरु जी? हाँ, आपने पूर्वांचल की प्रथा को आपने किया। अब हम चलते हैं गुजरात, जो कि पूरे देश के पैमाने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये कहा जाता है कि गुजरात ही तो पूरे देश का धन भी लूट रहा है, डकैती भी कर रहा है और पूरे देश पर शासन भी कर रहा है। वहां से उनके चाणक्य आज हमारे बनारस आए हुए हैं, यहाँ कार्यालय का उद्घाटन कर, उनके यहाँ भी कोई उत्साह जैसी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आप इसको गुजरात के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में, खास करके मुख्य विपक्षी दल हमारा कांग्रेस है, कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इंडिया गठबंधन में भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की फंक्शनिंग होनी चाहिए थी, सारे लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठती और उसमें बातचीत होती, प्रदेश स्तर पर बनता और उसके बाद जो जिले स्तर से आकर के ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी होना चाहिए था, उसकी कहीं पहल कांग्रेस के तरफ से भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और खास करके बनारस को भी हम लोग देख रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण सीट है, और पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति वही 17 सीटों की। तो आप इसको क्या देखती, जो अपनी उदासीनता है, आप उसके पीछे क्या कारण देखती है? रत्ना बोरा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार आनंद प्रकाश जी और सभी मेरे पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा नमस्कार। और आज आपने मुझे इस मुद्दे पे अपने कार्यक्रम में बुलाया है, उसके लिए पहले सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। अब गुजरात की बात है, हर एपिसोड में मुझे ताना मिलता ही है और मैं उसको सहन कर लेती हूँ क्योंकि गुजरात की बात है। ठीक है, मैं समझती हूँ, पर लेकिन जरूरी भी है। और अभी जो ये परिपेक्ष चल रहा है, जो अभी कहने को तो ये लोकशाही का पर्व है, और लोकशाही का पर्व सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। और यही एक समय होता है कि जब इंसान अपने जो चाहता है वो कर सकता है। मतलब जैसे अपने बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसके हिसाब से वोटिंग करके वो अपनी मन चाही सरकार ला सकता है। परंतु जिस तरीके से पिछले 10 सालों से हमने देखा कि मोदी ने सब तरफ कैप्चर कर लिया, सारे संसाधन कैप्चर कर लिए, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा दिलाने के लिए उन्होंने 3 काले कृषि कानून लेके आ गए। 750 हमारे जो किसान थे वो शहीद हो गए। फिर उसने जो ये अग्निवीर जैसी वाहियात योजना लेके आ गए। उसके बाद जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो सबने देखा है। तो यहाँ पर गुजरात में भी ये इस बार जो प्रचार है, अभी यहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हुआ है, परंतु गुजरात में भी प्रचार बहुत ही ठंडा दिख रहा है। एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा जो 95 लाख की जो मर्यादा है खर्च करने की, उसको देखते हुए सभी कैंडिडेट्स दिखाने के तौर पर तो मतलब रैलियां हैं तो इतनी बड़ी रैली नहीं दिखाते, इतनी सारी गाड़ियां नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक कैमरामैन साथ ही चलता रहता है। और इसी तरीके से अगर जो स्टेज बनाया है या जो पब्लिक बुलाई है तो वो भी लिमिटेड दिखाई देती है। तो मैं समझती हूँ कि जो प्रचार कम दिख रहा है उसका एक मेन कारण तो इलेक्शन कमीशन की जो मर्यादा है, खर्च की मर्यादा, वो है। दूसरा कारण ये भी मैं मानती हूँ कि मोदी से सब निराश हो चुके हैं। और मोदी का जो भी जुमलेबाजी मोदी कर चुका है आज तक में, और अब वो बोलते हैं कि ये तो मेरा ट्रायल था, अब उसका ट्रेलर था, सॉरी, तो ट्रेलर ही उसका इतना बदसूरत ट्रेलर था कि अब कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता है, इसीलिए मोदी का ट्रेलर ही पे वो फेल हो चुका है। अब तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बहुत खूबसूरत दिया है। उसमें 5 न्याय की बात की है, उसके अंदर युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात करी है। और युवाओं को उत्साहित करने की बात करी है कि पहली नौकरी पक्की, 30 लाख जो जगह भर दी जाएगी तुरंत ही। और उसके बाद महिलाओं को बोला कि भी 1 लाख महालक्ष्मी योजना जो पूरे
साल में एक बार दी जाएगी। साथ ही में 50% महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षित किया जाएगा। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। श्रमिकों के लिए 400 रुपए का मनरेगा की स्कीम के तहत उनको दिया जाएगा 1 दिन का रोजगार। और फिर यहाँ पे सामाजिक न्याय की जो बात की है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये सारी की सारी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, परंतु ये अभी जहां तक मैं समझती हूँ पहुंची नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और उसके बाद भारत जोड़ो उससे पहले की यात्रा जो निकली, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो उसकी वजह से कांग्रेस में एक उत्साह जरूर आया है। परंतु अभी जो मीडिया है, गोदी मीडिया जो कि सभी लगभग 95% घरों में देखा जाता है, आज की तारीख में भी गोदी मीडिया सिर्फ एक तरफी प्रचार कर रहा है। जो एक तरफी प्रचार करने की वजह से लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उसको घर बिठाना चाहते हैं। परंतु गोदी मीडिया 400 पार दिखा रहा है, तो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना आ गई है कि चले हमको ये बेशक पसंद नहीं है, हम इसको वोट दें या ना दें, क्या फर्क पड़ता है, यही आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके अंदर ईवीएम सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं समझती हूँ। क्योंकि जनरल पब्लिक, हम जब जनरल पब्लिक के बीच में, वैसे तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं गुजरात की, पर जब मैं जनरल पब्लिक के बीच में जनरल बात पूछती हूँ, ऐसी बातों में पूछ लेती हूँ भी आपका क्या लगता है कि क्या करें, हमें मोदी पसंद तो नहीं है पर हम डालें या ना डालें, आएगा तो वही, क्योंकि ईवीएम है। तो ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से लोगों के अंदर निराशा है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को इसी इलेक्शन के अंदर तुरंत इसका फैसला सुना देना चाहिए ईवीएम का, और मतलब लोगों के अंदर लोकतंत्र में विश्वास जागेगा, तभी लोग बाहर निकलेंगे। विश्वास खत्म हो गया है लोकतंत्र में। जो विश्वास होना चाहिए था कि हाँ मैंने इसको वोट दिया है तो मेरा वोट इसी को जा रहा है, वो विश्वास खत्म करने का काम ईवीएम ने किया है। और ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, आपने सूरत का देखा, अगर अभी मोदी का चेहरा फीका पड़ गया है। अभी जहां गुजरात में भी अगर मोदी को जीतना होता तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मोदी का चेहरा फीका हो चुका है और लोगों के अंदर भी उत्साह इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि लोग उसको चाहते नहीं है, फिर भी वो अगर आ गया तो लोग परेशान है, तो वो नहीं निकल रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर वो नहीं निकल रहे तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा मोदी को ही भुगतना पड़ेगा। जी धन्यवाद तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से ये जो सन्नाटा है, जो मायूसी है, इसके कई कारण हैं और उसमें एक चीज तो और भी दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस को जो भूमिका निर्वहन करना चाहिए था, वो भूमिका कांग्रेस भी अपने तरीके से अपना निर्वहन नहीं कर पा रही है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के, हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश तो कांग्रेस के ही जिम्मे था और विधानसभा का सारा टेम्पो, आज की तारीख में भी अगर टेम्पो डाउन हुआ है तो विधानसभा में जिस तरीके से कमलनाथ ने, कांग्रेस के कमलनाथ ने वहां हरकत की थी, उसके चलते पूरा का पूरा चुनाव, विधानसभा का चुनाव पूरा ध्वस्त हुआ और उसके असर से हम आज की तारीख तक भी उबर नहीं पाए। और यही स्थिति लोकसभा में भी रहा। किसी भी अपने सहयोगी दल को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तवज्जो नहीं दिया। एक समाजवादी पार्टी को, अब चाहे जैसे भी स्थिति हो, उत्तर प्रदेश के चलते या जैसे भी हो, एक सीट उन्होंने वहां दिया तो उसका भी हश्र ये हुआ कि उसका पर्चा ही खारिज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के सारे लोग लग करके एक पर्चा वहां भरा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, और उसको उन्होंने इंडिया गठबंधन का अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अभियान चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्साह दिखाई पड़ना चाहिए था वो उत्साह नहीं बन पा रहा है। इंडिया गठबंधन के और घटक तो हमारे अंदाज से बिल्कुल निष्क्रिय जैसे हो गए हैं कि वही जिसको सरकार बनाना है, जब उसी की स्थिति है तो क्या करें। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। तो ऐसी हालत में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सैली जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, फिर म्यूट हो गए। हाँ हेलो सर जी, मेरी बात आप सुन रहे हैं ना जी? हेलो हेलो जी, आप मेरी आवाज जी? यहाँ मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि कम से कम एक संकेत तो ये बहुत साफ है कम वोटिंग परसेंटेज से कि देश की जनता में नरेंद्र मोदी के लिए कोई आकर्षण नहीं बचा। दूसरी बात यह
कि विपक्षी दल अपने सीमित संसाधनों के कारण अपनी सही बात को भी आम जनता के बीच ले जाने में सक्षम और सफल हो नहीं पा रहे हैं। ये भी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी अब चैलेंज तो है। ये तो हमको देखना पड़ेगा कि ये 2024 का वर्ष जो भारत के भविष्य के लिए निर्णायक समय है, जबकि तय किया जाएगा कि भारत के संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद बच पाएगा कि नहीं। तो जनता को होना तो ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ डालें और बीजेपी की पराजय को सुनिश्चित करें। अब एक बात मैं यहाँ और आपसे कहना चाहूंगा कि वोटिंग मशीन में एक कॉलम एक होता है बटन नोटा का। अब जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ये भी देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज तो फैक्टर रहा, लेकिन नोटा को कितने परसेंट वोट मिल पाए, इससे भी जनता की मानसिक स्थिति, मनोदशा का पता चल पाएगा। अब जबकि केवल एक चरण ही हो पाया है और अभी बाकी चरण शेष हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथियों की ये जवाबदारी है कि जनता को हम लामबंद करें कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश में आगे भी चुनाव हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए। यह हम सब की जवाबदारी है कि जनता को बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगा कि नागालैंड के 6 जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। वहां की जनता ने प्रेशर बना के भाजपा के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को भी वोट डालने से रोका। भाजपा नेताओं के, मंत्री, विधायकों के घर के आगे जनता भीड़ लगा के बैठ गई कि तुम वोट डालने नहीं जाओगे। तो ये भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश का प्रतीक है। हमें इस वोटिंग परसेंटेज के डाउन होने पे, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां वोटिंग परसेंट भाजपा सरकारों की तुलना वाले प्रांतों की तुलना में कहीं ज्यादा हुआ है, बंगाल में ज्यादा हुआ है। तो हमको एक संभावना तो दिखाई देती है कि आने वाले क्षणों में जब केरल में चुनाव होने जा रहा है तो वहां वोटिंग परसेंटेज कहीं ज्यादा होगा इन हिंदी भाषी क्षेत्रों की तुलना में। यहाँ मैं 2-3 बातें आपसे और कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के माध्यम से हमें जनता को शिक्षित करने का भी एक चैलेंज खासतौर पर वामपंथी पार्टियों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी पर है। हम सीमित संसाधनों के कारण उन अपेक्षाओं को पूरा सामने ला नहीं पा रहे हैं। हमको अपनी पार्टियों के जो घोषणा पत्र है उसको आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा ले जाने की आवश्यकता है। हम जनता का विश्वास अभी पूरी तरह हासिल करने में सक्षम हो नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी की हठधर्मिता के कारण जिस तरह लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों में भी जिस तरह से गठबंधन होना चाहिए था वो हो ना पाया। ये बहुत दूसरा परिदृश्य है कि मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में सीपीआई को 3 लोकसभा सीटों पे, सीधी में, शहडोल में और खरगोन में हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये दोस्ताना संघर्ष है, हमारी राजनीति है कि बीजेपी को पराजित करना है और संसद में वामपंथी पार्टियों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है ताकि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों को इस चुनाव में कायम रखा जा सके, क्योंकि कांग्रेस समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को इस चुनाव में मुख्य मुद्दा के रूप में कायम रखने में सफल और सक्षम हो नहीं पा रही और कई बार तो ये लगता है कि ये उनकी नीयत भी नहीं है। इन सारे मुद्दों पर तो हम बात करते जाएंगे, लेकिन हम सब की जवाबदारी है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए और ये कहना है कि ये तय करो कि बीजेपी को वोट
नहीं देना है। अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी पुरानी पेंशन योजना को हासिल करने के लिए, देश की संपत्ति को बेचने से बचाने के लिए। और दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी जो झूठी झूठी गारंटी दे रहे हैं, उनकी गारंटी का पर्दाफाश करने के लिए भी हमको जनता के बीच जाके बताना है कि नरेंद्र मोदी का जो झूठ है ज्यादा चल नहीं सकता। हमको नरेंद्र मोदी के झूठ का प्रतिरोध अपने वोट के माध्यम से करने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि मोदी के समर्थन में पूंजीवादी मीडिया है, पूंजीवादी मीडिया नरेंद्र मोदी के साथ है। हम अपनी बात ज्यादा कह नहीं पा रहे, लेकिन ये जो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं, जो ये हमारा वैकल्पिक सोशल मीडिया है, हमको अब इसको हथियार के रूप में करना है और इस्तेमाल करना है और आम जनता के बीच जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रेषित करना है, संबोधित करना है, प्रोत्साहित करना है। यह हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी। जी शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं वैभव कुमार त्रिपाठी जी के पास। वैभव जी, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, बनारस से आप आते हैं और आपके जिम्मे बिहार का प्रभार है, तो आप तो पूरे अपना सारे संदर्भों को देख रहे हैं। ये उत्साह वर्धन करने का काम, देखिए विश्वास का संकट है। अब ये विश्वास का संकट तो अपना भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां एक मायूसी का वातावरण बना है, तो वही शायद उसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अपोजिशन में इंडिया में उत्साह बनाने का काम तो कांग्रेस के जिम्मे था और कांग्रेस ने भी जिस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटें तो ली, लेकिन 17 उम्मीदवार भी एक कायदे से नहीं दे पाए और बनारस जैसी जगह पर भी इन्होंने हालांकि अपने दिग्गज नेता को यहाँ दिया है, अपने प्रदेश के, लेकिन तो वो भी पूरा समय नहीं दे पाए हैं। और देश के पैमाने पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से लड़ना है, अमेठी से लड़ेगा तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वही बिहार में जिस तरीके से संतुलित तरीके से सारे इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों को इन्वॉल्व किया गया है, तो बिहार में तो थोड़ा बहुत उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वहां भी संकट है, कांग्रेस के ही अपने कुछ कैंडिडेट लड़ रहे थे, तो हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ हो। तो आप इस संदर्भ में पूरे राष्ट्र के ये संदर्भ में खास करके उत्तर और बिहार के संदर्भ में कि ये जो खामोशी आपको दिखाई पड़ रही है, आप इसके पीछे क्या देखते हैं? वैभव कुमार त्रिपाठी जी। सभी को नमस्कार। बेसिकली कई कारण डॉक्टर गिरीश जी, डॉक्टर नीलम जी और शैलेन जी सबने गिनाए हैं और मैं छीटाकशी में नहीं जाता और समालोचना को मैं कम से कम राजनीतिक रूप से उचित नहीं मानता, क्योंकि मैं समालोचना जब होती है सत्ता की तानाशाही और विपक्ष की कमियों पे, समालोचना की भूमिका में जब होती है तो आप जहां तानाशाही को जो धक्का दे रहे होते हैं अपने तर्कों से, और वो उतना ही धक्का जब विपक्ष की चीजों पे देते हैं, तो लगभग आप उस चीज को दोनों को उसी दिशा में आगे बढ़ा देते हैं। जबकि जिम्मेदारी ये थी कि सत्ता की गलत चीजों को ज्यादा हम दबाव प्रेशर क्रिएट करें और विपक्ष की चीजों पे थोड़ा कम, ये होना चाहिए। मैं जो कमी और जो लहर नहीं है, कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, खोखला नारा है, पूछिए कैसे, कोई जवाब नहीं होता है। और उनके जो नीचे की गली के नेता हैं वो कहते ईवीएम है। दोनों में बड़ा अंतर है। ऊपर के लोग तर्क दे नहीं पाते हैं कैसे 400 आएगा, और नीचे के लोग खुला बेशर्मी से कहते हैं कि ईवीएम है, फिर काहे का दिक्कत है। पहले चरण के बाद ऐसा महसूस हुआ कि विपक्ष जो सत्ताधारी दल की सरकारें जहां है वहां वो परसेंटेज गिरा है और विपक्ष या इंडिया गठबंधन की जो सरकारें हैं वहां बढ़ा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वहां लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और जो सत्ताधारी दल के वोटर हैं वो भी नाराज है और मायूस सरकार से। बहुत सारे भाजपा के लोग कहते हैं कि यार आप लोग तो खुल के विरोध कर पाते हो, हम तो बोल भी पाते कि महंगाई है। हम उत्तर प्रदेश से ही एक प्रदेश प्रवक्ता की 2 बेटियां, दोनों बेटियों को बिहार में नौकरी मिली। हमने कहा क्या गुरु क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब गुरु क्या कहें, यहाँ अगर वैकेंसी निकलती तो बेटियों को बिहार नहीं भेजना पड़ता।
तो ये मायूसी उनके अंदर भी है। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी परसेंटेज है वोटिंग का, उसमें निराशा ज्यादा सत्ता के वोटर में है और उत्साह विपक्ष के वोटर में है, जिसकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज यहाँ, अगर दोनों पक्ष में निराशा होती तो मुझे लगता है कि ये लगभग 8 से 10% और नीचे जाता। तो मैं इसको एक पॉइंट मानता हूं और मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है, अपने वादों के लिए जाना जाता है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और कमोबेश सभी घटक दल कांग्रेस के उन वादों के साथ खड़ी है। जनता की उम्मीद को बढ़ाया है उन्होंने कि ये बदलाव ला सकता है। दूसरी तरफ मोदी जी की लहर कमजोर पड़ती जब दिख रही है, तो लहर के लिए मोदी जी जहर बांटना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इस स्तर तक की ओछी बातें कह दी कि हिंदू बहनों की मंगलसूत्र बेचना चाहती है कांग्रेस, लेकिन उनको मंगलसूत्र का महत्ता ही क्या पता। उनके अपने कृत्य, उनके भाजपा के साथियों के कृत्य, वो सब आपके सामने है, वो कहना उचित नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, जो ये 400 की बात करके मीडिया में हाइप बना रहे थे, पब्लिक में जो मैसेज जा रहा था, तो पब्लिक में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा था। उस निराशा को कम करने का काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबके घोषणा पत्र में किए वादों ने किया है, जिसकी वजह से विपक्ष का जो गरीबों का वोट है वो पोलराइज होके वो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा, अगर आप इसको देखेंगे कि गरीबों का वोट ज्यादा पड़ रहा है या संभ्रांत और अमीरों का ज्यादा पड़ रहा है, तो आपको साफ दिखेगा कि गरीब व्यक्ति अपना वोट जरूर कास्ट कर रहा है और बाकी लोग थोड़ा निराशावादी हैं। तो इसको मैं इंडिया गठबंधन के नजरिए से ही देखता हूं कि उन्हीं के लिए ये पॉजिटिव होगा। अब अगर एक और बात आपको कहना चाह रहा था कि जो नौकरी की बात है, यूथ की भागीदारी इस पोलिंग परसेंटेज में सबसे ज्यादा रही है, और वो इसलिए रही है कि इंडिया गठबंधन उनको नौकरी, रोजगार और उत्साह की बात कह रहा है, अप्रेंटिस की बात कह रहा है। तो जब यूथ आ रहा है, वोट कर रहा है, महिलाएं आ रही हैं, वोट कर रही हैं, तो वो कौन लोग हैं? पहले भी ये कहा जाता था कि जो बड़े लोग होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, वो वोटिंग में कम पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इस कम चुनाव में ये ज्यादा दिख रहा है। मैं जहां भी देख पाया, तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। अब उत्साह की बात, धन बल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुलेआम पानी की तरफ पैसा बहा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते सीज कर दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी हमारी बड़ी पार्टनर है, उनके पास भी बहुत सीमित संसाधन है, और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो बहुत सीमित संसाधन वाले हैं। तो उस तरीके से वो ग्रैंड रैलियां करने में थोड़ा सा कमजोर है। और पूरी लड़ाई हिंदुओं के बीच में मैंने कुछ चर्चा की कि क्या समझते हैं आप इस पूरे चुनाव में जो चीजें हो रही है कांग्रेस के साथ, और जो मोदी जी कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि देखो ये तानाशाही अब खत्म होने वाली। और मुझे रामचरितमानस की चौपाई याद आती है, तो विभीषण जी के मन में संशय था, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण बधीरा। रावण रथ पे सत्ता बल के साथ, लश्कर के साथ आ रहा था, और रामचंद्र जी जमीन पर खड़े होकर लड़ रहे थे। तो इस बात का संशय था। तो मैं ये मानता हूं ये जो जनता है वो भी प्रभु की मूरत है, और जो ये लड़ाई है ये धर्म युद्ध है, न्याय की लड़ाई है। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, और मैं जाहिर तौर पे आपको ये अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि ये जनता लड़ाई एकजुट होकर लड़ रही है, और पूरे विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है, और इस तानाशाही को हरा के ही मानेगी। एक छोटा सा वाकया मुझे याद आता है, माफिया बनारस चंदौली के क्रूर माफिया हैं, उनके भतीजे पहली बार बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, और बंदूकों का जखीरा साथ में चलता था, जनता में भय व्याप्त था। और समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक थे प्रभु नारायण सिंह यादव, उनको मैंने कहते सुना था, एक
कुछ गांव गए थे जनसंपर्क में, तो कुछ अपने साथियों के साथ कह रहे थे कि चुपचाप रहिए, झंडा भी मत लगाइए, वोट लेकिन पूरे दिलवाइए, एक भी वोट बचे ना। कमोबेश स्थिति मुझे वही दिखती है कि सत्ता बड़े बड़े रैली, बड़ा इवेंट सब कर रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग मौन रहकर विपक्षी वोटों को मैक्सिमम कास्ट कराने की कोशिश में लगे हैं। और मुझे लगता है कि 2024 में जरूर बदलाव होगा, क्योंकि वे पूरी जनता, इवन बीजेपी के लोग भी बदलाव चाहते हैं। और मैं आपको इसी के साथ बड़ी को विराम देता हूं और माफी के साथ कहता हूं, मुझे बड़ा अर्जेंट जाना है, तो मुझे दादी कीजिए प्रणाम। थैंक यू। अब हम चलते हैं रांची। हमारे साथ नैदानिक मनोविज्ञान की डॉक्टर अनुराधा वत्स जी हैं। आपने देखा ये सब कुछ तो मनस्थिति पर निर्भर करता है। आप इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान देखते हैं कि ये उत्साहवर्धन हो, लोगों में उत्साह आए? भाई ये तो उत्सव है, और उत्सव तो उत्साह का ही नाम होता है, प्रसन्नता का नाम होता है, आह्लाद का नाम होता है, लेकिन वो सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसके पीछे आप क्या रीजन देखती हैं, और ये इसमें सुधार कैसे हो सकता है? अनुराधा वत्स जी। जी, आप सभी को प्रणाम। बहुजन संवाद चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मुद्दे को लेकर आए हैं। मैंने देखा आज, मैंने रिसर्च देखा कि जो जो बच्चे हैं जो 18 प्लस हो गए हैं, उनकी संख्या भी काफी कम दिख रही है इस बार जो भी सीट से चुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर देखते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि क्योंकि एक लंबे समय से चुनाव होने की आशंका बताई गई कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, और वो लंबे समय से ये भी देखे जा रहे थे कि विभिन्न पार्टी के जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का काफी ज्यादा हमने देखा। तो जिससे जो 18 से जो 22 साल के जो युवा जो रहते हैं, उनमें उतनी समझ नहीं हो पाती। उनको लगता है कि ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है। जो देखी, जैसे मैंने अभी गिरीश सर का भी मैंने सुना जो उन्होंने दोनों पक्ष की बात रखी थी। सेकंड मैंने ये देखा कि जब अगर हम अभी जो वर्तमान समय में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट इतने दिनों से आई है, तो जो युवा पक्ष के लोग डेवलपमेंट में काम जो है रोजगार को लेकर, आप देखे होंगे रोजगार के मुद्दा जो है वो सभी लोगों की तरफ से आ रहा है कि वो उनको नहीं मिल पाया। तो जैसे उनके लगा कि जब हमारे डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो रहा है तो वो भी एक इंटरेस्ट कम आ जाता है। तीसरी थर्ड चीज को अगर हम देखें कि अगर हम ओल्ड एज की और अगर हम जाते हैं, जो देखा कि उनके तरफ से भी जो मतदाताएं हैं, जो एज रेंज आ रहा है वो भी काफी कम आ रहा है। तो उनके लिए भी जब आप बहुत सारी सुविधाएं रखते हैं तो उनका भी एक इंटरेस्ट आता है कि आखिर हमारे लिए क्या काम हो रहा है। अगर हम बात करें रेलवे की, तो उसमें भी जो पहले उन्हें सीनियर सिटीजन के दी जाती थी, तो वो भी जैसे हट गई तो लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, बाकी हेल्थ कार्ड के लिए अभी जो बना है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं पहले की तुलना में अपने को किस तरह से सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि जब हम वोट जब देते हैं और जब जो भी आती है सरकार, तो वो हमारे चीजों को अगर नहीं पूरा कर रहे तो हमारा वोट देना नहीं देना एक बराबर का होता है, जिससे काफी इंटरेस्ट होता है। और घर के जब वरिष्ठ गण जब वोट देने नहीं निकलते हैं, तो उन घर के जो उनसे जो आयु के छोटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी जो रुझान होता है, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो भी कम होने लगता है। अगर हम इस चीजों को अगर हम देखें तो ये काफी दुखद की बात है कि ये पक्ष और विपक्ष जो भी सरकार आएंगी, वो दोनों के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि वोट नहीं मिल रही है। इसमें से बहुत सारे वोट नहीं होने के कारण गलत वोट का भी उपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ये आमतौर पर अगर जब हम अपने क्षेत्रों में देखते हैं, जब वोट की जब शाम होता है, जो वोट देने की प्रक्रिया लगभग सभी लोग जाने लगते, तो बचे हुए वोट को बहुत गलत तरीके से फोर्सफुली अलग अलग माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। हर पार्टी के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सही
चीजें भी हमारे सामने नहीं आएंगी, जिससे जो सही सरकार आने का रहता है, सही जो उपयोगी बातें होती है वो भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक लंबे समय से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम न्यूज चैनल की बात करें, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ जो ऐसा लग रहा था कि कुछ और न्यूज हमें बताया नहीं गया, जिससे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफी कम हो जाता है, और जो वर्तमान समय में जरूरत है न्यूज देखने की या समझने की, तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। और लेकिन मैं ये बोलना मैं चाहूंगी बहुजन समाज से कि जो हमारा जो वोट एक ऐसी प्रोसेस होती है, जो हम अपनी कोई भी माध्यम से चीजों को, सरकार को बदलने की भी कोशिश, हम यही एक रास्ता है जो करनी चाहिए। सेकंड एक बात का है कि सभी लोग को, जो युवा को अगर हम लोग कैप्चर करते हैं तो वो भी काफी घर के बाकी लोगों को भी वो प्रोत्साहित करते, जो इस चुनाव में काफी मिसिंग देख रहे हैं। तीसरी, जो इस तरह से मणिपुर और बाकी सब जगह जो घटनाएं घटी हैं, जब आपके राज्यसभा ये जो स्टेट लेवल के जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें कोई भी मूवी आ जा रही थी, या चुनाव के समय वहां के आपके जो वर्तमान समय के अगर जो चीफ मिनिस्टर है उन पर अगर आरोप लग रहा है, तो वो जो एक इंटरेस्ट आता है कि हमारा जो भी नेता अगर वो नहीं रह पाता है, किसी भी कारणवश से वो चले जाते हैं जेल, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या महत्व रह जाता है। तो जो महत्व जो अंदर से जो आती है फीलिंग, वो भी कम दिखाई देती है। इसलिए इस बार जो अभी मैंने देखा रिसर्च की, जो 18 से 22 साल और जो वरिष्ठगण जो भी है, तो उनका वोट काफी कम आया। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है इस विचार को, ये सोचने की प्रक्रिया को बदलने की, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सीट्स का अभी चुनाव होना बाकी है, और ये दोनों पक्ष के लिए काफी बेहतर होगा और सही सरकार भी आएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने अंतिम कमेंट के लिए। हमारे पास 3-4 मिनट का समय बचा हुआ है डॉक्टर गिरीश के पास। डॉक्टर गिरीश जी, अमूमन हम देखते हैं कि जो वामपंथी कार्यकर्ता हैं, वामपंथी कार्यकर्ताओं के ऊपर परिणाम क्या है, कैसे, इसका असर नहीं पड़ता है। ये जूझते हैं मैदान में और जूझते रहते हैं, चाहे इनको सीट मिले न मिले, वोट मिले न मिले। और हम तो देखते हैं कि जैसे और दलों के कार्यकर्ता हैं, जब उनका प्रत्याशी हारने लगता है तो काउंटिंग कराते समय भी अपना धीरे से अपना पीछे से घिसक लेते हैं। लेकिन वामपंथी कैडर ये है कि अंतिम समय तक अपना एक एक वोट जूझ करके गिनवाता है और करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार के इलेक्शन में वामपंथी कार्यकर्ताओं में भी या किसी में भी कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो जोश आखिर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में, अभी तो मतलब 2 चरण का चुनाव हुआ है, अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है, तो आने वाले दिनों में आप उसको क्या स्वरूप देखते हैं डॉक्टर गिरीश? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जो मुझसे पहले हस्तक्षेप में छूट गई, कि इस उदासीनता के पीछे एक कारण भाजपा के वोट बैंक में फूट, जैसे कि क्षत्रिय समाज ने एक तरह से भाजपा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। ये भी एक कारण है कि मोर्चा खोल दिया और भाजपा के खिलाफ जाने की उन्होंने बात कही, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं कर पाए कि भाजपा के खिलाफ वोट दें और वो घर बैठ गए। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी में आपसी फूट की भी तमाम खबरें आ रही हैं। दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है अलीगढ़, मैं कल अलीगढ़ में था, मुझे वहां पता चला कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर काफी मारामारी हुई और 60 करोड़ तक बोली लगी, और जो सिटिंग एमपी सीट पाए वो 75 करोड़ में पाए, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धड़ा उनकी मुखालफत कर रहा है। और एक चर्चा वहां मैंने ये भी सुनी कि योगी जी के मन में ऐसा बैठा हुआ है डर कि अगर इस बार वो 350 भी पा गए तो सबसे पहले जो कुछ होगा, संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा ये तो आगे की बात है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरूर बदला जाएगा। तो ये फैक्टर भी भीतर काम कर रहे हैं, योगी जी के भी समर्थक हैं। दूसरी बात, जो प्रश्न आपने मुझसे रखा उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं
कि ये जो पहले 2-3 चरण हैं उसमें हमारे प्रत्याशी नहीं है। उसका कारण ये है कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। हमने उम्मीद लगाई थी, जो कि वाजिब भी है,